नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, सभी को डेट पता हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड लैंग्वेज ग्रुप के लिए CKP05 के लिए अंतिम समय में क्या करें। इनका एग्ज़ाम 5 तारीख को और 7 तारीख 2 दिन को दिखा रहा होगा। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम 5 तारीख को भी पड़ सकता है और ज़्यादातर मोस्ट लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 7 तारीख को ही पड़ा हुआ है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो COT PG QP05 को देने वाले हैं। हम बात करेंगे इसमें आप लास्ट मोमेंट में किस टॉपिक्स को पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें और इसकी PDFs, इसके जो सोर्स हैं वो कहाँ आपको मिलेंगे, इन सभी की डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। बात करेंगे हम पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। सभी को पता होगा आप सभी का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। हमने इस सब की बहुत बार चर्चा कर ली है, तो इसमें कोई बात हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता हमें नहीं महसूस हो रही है। पार्ट ए में आप सभी को पता होगा कि लैंग्वेज से प्रश्न आएंगे, भाषा से प्रश्न आने वाले हैं, लैंग्वेज से प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो पैसेज आएंगे इसमें और पैसेज के बाद में आपका आंसर देना होगा। कुछ प्रश्न व्याकरण से भी रिलेटेड रहेंगे। अगर आपने हिंदी चूज किया होगा तो आपको केवल हिंदी के पैसेज रहेंगे, उसमें आपको हिंदी ही देना होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया होगा तो आपको इंग्लिश के भी पैसेज रहेंगे, इंग्लिश के भी पैसेज रहने वाले हैं। इसके बाद में मैथमेटिक्स जनरल अवेयरनेस की बात कर ले हम थोड़ा सा, इसके भी प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो इसके लिए आप कुछ ना करिए, लूसेंट की बुक होगी आप सभी के पास, जितना पढ़ सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिएगा, इतना पर्याप्त है। उसके बाद में करंट अफेयर्स में आप लोग जो नियुक्तियाँ हुई हैं मेन उनको देख लीजिएगा, कौन से राज्य में क्या हुआ है, जो स्कीम से रिलेटेड, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है। इसके बाद में मैथ्स की बात करें तो जनरल मैथ्स आती है, आप सभी कर ले जाएंगे, उतनी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। औसत से प्रश्न बन जाते हैं, परसेंटेज से प्रश्न बन जाते हैं, CISI से प्रश्न बनता है। और उसके बाद में आप ज्योमेट्री के जो फार्मूला हैं, जो कि त्रिभुज के फार्मूले हैं, इन सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो फार्मूला पर ही प्रश्न बन जाता है, उस पर आपको तुरंत आसान से लगा ले जाएंगे, उसको दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन से प्रश्न बनता है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बनता है, एनालॉजी से प्रश्न बनता है और जो श्रेणी क्रम होता है, जो रैंकिंग होती है, इन सब से प्रश्न बनते हैं। इन्हीं सबको देख लीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न बहुत सारे टॉपिक से नहीं आते हैं। हाँ, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पार्ट ए के लिए इतना सफिशियंट है, इतना कर लीजिए। उसके बाद में हम बढ़ते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में अगर आपको पता होगा तो सबसे खतरनाक आपको क्या लगता होगा, संस्कृत कहाँ से पढ़ें, संस्कृत की पढ़ाई कैसे करें, इसको तैयार कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी नहीं है। आपने इंग्लिश मीडियम से CBSE के बोर्ड से अगर पढ़ाई की हुई है तो संस्कृत तो बहुत ही ऊपर से जा रही होगी। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, संस्कृत के लिए आपको हमारी जो प्रैक्टिस क्लासेस कराई गई हैं, जो कि पिछली बार के कराए गए थे बीएड के लिए, जो कि उसको भी और प्लस जो इस बार मैंने करा दिया है उन सभी को, दोनों को मिलाकर आप मिक्स करके देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए। पिछली बार हमने जो 8 वीडियो कराए थे उसमें से लगभग 10 के आसपास प्रश्न आए थे। 8 वीडियो से 10 प्रश्न आपके संस्कृत के आए थे, लगभग 150 प्रश्न की प्रैक्टिस हुई थी। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद में हमने वेद और वेदांग के बारे में भी पढ़ा दिया है, तो ये भी वेद से प्रश्न बनते हैं, वहाँ से भी आपको इसको पढ़ लेना है। जितनी भी वीडियोज हमारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, यहाँ पर, उतने से आपको बहुत ही काम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य, अगर आप पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे। तो व्याकरण की अगर बात करें तो आप सबसे पढ़िए समास पढ़िए। पहले समास को संस्कृत के लिए तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, समास तैयार हो जाने के बाद में आपको जो संधि है, संधि के नियम क्या है, मेन संधि के नियम क्या है, कौन सी संधि में किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। संधि पढ़ लेना है, समास पढ़ लेना है। उसके बाद में कारक से प्रश्न, एक प्रश्न आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। कारक से एक प्रश्न ही बनेगा। समास से 2 प्रश्न आते हैं, संधि से 2 प्रश्न बनते हैं।
कारक से बहुत ही एक ही प्रश्न बनता है, पिछली बार भी एक ही प्रश्न बनता था। इसके बाद में इतनी चीज़ें आप व्याकरण में कर लीजिएगा। और आपको पढ़ना क्या है, भाषा की जो उत्पत्ति भाषा विज्ञान से प्रश्न बना था उसको आपको देख लेना है। भाषा विज्ञान की मैं PDF शेयर कर दूंगा, और अगर हो सकता है तो मैं एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियोस भी आपको दे दूंगा रिकॉर्ड करके, जिसमें आपको भाषा विज्ञान से सारे प्रश्न आसान से हो जाएंगे। तो ये मैं कर दूंगा आपको एग्ज़ाम से पहले। 5 तारीख को एग्ज़ाम है, कल ही तक आपको इसको दोनों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ तो आपको दर्शन से प्रश्न आते हैं। दर्शन से प्रश्न आते हैं, मैंने पूरा दर्शन में 2 ही दर्शन से प्रश्न आते हैं। एक दर्शन जो आपका तर्क संग्रह है, जो कि वैशेषिक का दर्शन है, वैशेषिक, और दूसरा सांख्य दर्शन। तो वैशेषिक और सांख्य को आपको पढ़ना है। अब इसको पढ़ना क्या है, ये सारी वीडियोज़ हमारे टेलीग्राम, हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उनको पढ़ लीजिए। इन्हीं से प्रश्न आएंगे, इतने प्रश्न जो इतने भी आएंगे। उसके बाद में प्रमाण से प्रश्न आता है, दर्शन में कितने प्रमाण हैं, कौन से ग्रंथ में कोई रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, दर्शन के रचनाकार कौन है। इनको सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं काव्य शास्त्र से। काव्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। 6 से 7 प्रश्न इनसे आएंगे काव्य शास्त्र से। और ये पूरा काव्य शास्त्र का मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, एक लेक्चर वीडियो है, उसके बाद में इसका प्रैक्टिस वीडियो भी है, उसको वॉच कर लीजिए। और उसके बाद में आपके 5-6 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएंगे। दर्शन हो गया, इसके बाद में वेद हमने पढ़ा दिया है, भाषा, संधि, समास, कारक, ये इतने चीज़ें आप संस्कृत में कर लीजिए। उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यय से प्रश्न एक प्रत्यय बन सकता है, तो आसान होते हैं प्रत्यय के प्रश्न, ये आप कर ले जाएंगे, इसको बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। तो प्रत्यय भी आप कर ले जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप शॉर्टली रिवीजन कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। 5 ही डेट को पेपर है, आज 2 तारीख हो गए, 3 दिन आपके पास ही बचे हैं। तो इतना आप रिवीजन कर लीजिएगा, बस, बहुत ज़्यादा नहीं करने की बात है। इंग्लिश में जितना आपने पढ़ रखा है अच्छी बात है, बहुत आपने पढ़ा होगा, सब कुछ कर लिया होगा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ तो सिनोनिम्स को आपको तैयार करना है। सिनोनिम्स जो है इनको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको पार्ट ऑफ स्पीच इसको आपको देख लेना है। पार्ट ऑफ स्पीच को, टेंस वगैरह को पढ़ने में मत बाजिएगा आप जितना पढ़ रखा है उसको पढ़, ठीक है। इसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पहचानने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो है नरेशन पढ़ना है। एक्टिव पैसिव यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक्टिव पैसिव हो गया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, इतनी चीज़ें। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कर पाएँ तो फिल इन द ब्लैंक्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा तो आपके इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। पार्ट ऑफ स्पीच में आप पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सिनोनिम्स को खूब पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं। 3-4 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपके सिनोनिम से बनते हैं, 1 प्रश्न एंटोनिम से बनता है। तो एंटोनिम्स को कम पढ़िएगा, सिनोनिम्स को ज़्यादा पढ़िएगा। ये बात हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। ये एक्टिव पैसिव मैंने लिखा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होगी, और उसके बाद में और ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में आप वर्णमाला से पढ़ लीजिएगा। जो वर्णमाला मतलब कि भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद में जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें जो कौन सी क्रिया किस काल में घटित हो रही है, कौन सा सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है, पहचानने के लिए, तो इनको आपको संज्ञा और सर्वनाम ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिएगा। सर्वनाम, इसके इतनी चीज़ें। साहित्य की मैं बात करूं तो साहित्य के लिए आपको जो प्रमुख उत्पत्ति हुई थी हिंदी साहित्य में, प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, प्रथम उपन्यास ग्रंथ कौन सा है, और कोई ऐसी रचना जो कि हाल ही में दी गई हो, जैसे कि गीतांजलि श्री का टॉम ऑफ सैंड था जिसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। तो ये सारी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं नई की, जैसे नई कविता की जो स्वरूप है उसको किसने दिया, अज्ञेय जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें, महादेवी वर्मा की बात कर लूँ, छायावादी कवि, इनको सबको पढ़ लीजिएगा, इनको सबको देख लीजिएगा। जैसे कि जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद हो गए, उसके बाद में प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला हो गए, और उसके बाद में अज्ञेय की जो कविता, नई कविता धारा है ये,
ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इतनी चीज़ें आप साहित्य में कर लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी है। जो इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने बताया जो काल विभाजन है, आदि काल का विभाजन किसने किया, किस प्रकार से किया, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। और हिंदी साहित्य में प्रथम कौन सा उपन्यास था, कौन से इतिहास ग्रंथ थे, कौन सी कहानी थी, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा काम। तो संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, भाषा, उत्पत्ति, ये हो गया। बाकी वही संधि, समास, ये सब आप पढ़ रखे होंगे, इन सबको देख रखे होंगे। इसमें थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद में एक मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न बनते हैं जो कि सरल होते हैं, कर ले जाएंगे इसमें अगर ध्यान से करेंगे। सब मिला करके बात यह है कि आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा, गलत मत करिएगा, तुक्का मत लगाइएगा। माइनस मार्किंग है, तुक्का लगाएंगे तो आपके जानते जानते आंसर गलत होंगे। और प्लस में एक ऐसी हैबिट बन जाती है कि एक प्रश्न नहीं आया तुक्का मारे, दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा तुक्का मार रहे हैं, तो कई प्रश्न आप गलत करते चले जा रहे हैं। पता नहीं पेपर का लेवल हाई हो, आपसे नहीं आ रहा, सभी से ना आ रहा हो, और आपने तुक्के में ज़्यादा प्रश्न गलत कर दिए हों, तो इसके लिए आपका नुकसान होगा। तो इसलिए आप जितने प्रश्न जानते होंगे वहाँ पर करिएगा। अगर तुक्का लगाना ही है तो 50% की सियोरिटी जिसमें होगी, केवल उन्हीं पर तुक्का मारिएगा, बाकी तुक्का उक्का नहीं चलेगा। जो जानते हैं वही करिएगा। आपके अगर 50 प्रश्न आ रहे हैं तो 50 प्रश्न करके चले आइए, कोई बात नहीं है। 60 प्रश्न आ रहे हैं, अच्छी बात है। 60 प्रश्न अगर आ गए तो आपके सिलेक्शन भी BHU में मिल जाएगा। 60 से 70 प्रश्न के अगर कर ले गए हैं, अच्छे प्रश्न, मतलब गलत ना होना पे। आपकी अगर हिंदी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 25 प्लस आपका स्कोर आ गया, 250 प्लस आपका स्कोर हो गया, तो आपका BHU हो जाएगा। 280 के आसपास अगर आ गया तो आपका DU हो जाएगा। तो यही स्कोर रहने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे, तो इतनी चीज़ें हिंदी में है, इतनी चीज़ें आप करिएगा जो मैंने बताया। लोकोक्ति हो गई, मुहावरा हो गया, अलंकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन अब आपको पास टाइम नहीं है, आप उतना नहीं कर पाएंगे। तो जो मेनली यही है, इन्हीं को आपको पढ़ना है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इतनी चीज़ें रिवीजन कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आप में प्रश्न बन सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न आपके आ सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसके लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस क्लास मैंने करा दी है, उसको आप देख लीजिएगा, वो हो जाएगा। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है और ना ही कोई टॉपिक है। जो लोग भी, मैं आपको सजेस्ट कर ले रहा हूँ, जो भी लोग इसमें टॉपिक बना रखे हैं, जैसे कि आपने कहीं पे देखा होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गया, उसके बाद में लर्निंग फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंट हो गए, इन सबको बना के एक लाइन बना दी है। कोई भी आप देख के उठा के देख लीजिए, इतने प्रश्न आते ही नहीं हैं। आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी से कोई दिखा दे हमें कि CUT BED में 2022 में एक भी प्रश्न आया हो, 2021 में एक भी प्रश्न आया हो। आप लोगों को केवल एक तरह से भरमाया गया है, तो उस चीज़ से आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम बिल्कुल सर पर है, बिल्कुल नज़दीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को हल करते समय आप एज अ टीचर अपने को फील करिएगा, और एज अ टीचर आप क्या करना चाहते। अगर ऐसे सिचुएशन दिया जाएगा, एज अ टीचर आपको पूछा जाएगा, तो एज अ टीचर आप वहाँ पर क्या करते, जो कि तथ्यात्मक होगा। भावनात्मक मत सोचिएगा, जो तथ्यात्मक होगा करिएगा। हमने जो प्रैक्टिस कराया है उसमें आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसी यूट्यूब पर हमने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से मिलते हैं। हिंदी की जो मैं वीडियोज़ आपको 2 वीडियोज़ दिया हूँ, उनको वॉच कर लीजिएगा, और भी वीडियोज़ मैं आपको दूंगा। अभी जितने दिन हो सकते हैं, जितना मैं कर सकता हूँ आपको करूँगा। तो ये सब चीज़ें करते रहिएगा। और एक थियरी क्लास मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की लाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा, 30 से 35 मिनट की रहेंगी, समराइज वे में। उससे आपका सारा काम हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आपको करनी है। और अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ को आपको मेंटेन रखना है। डिप्रेशन वगैरह की बात नहीं है आपको, मतलब कि जो बात कर रहा हूँ मैं क्या, कि बहुत अधिक सोचना नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्या होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें मत सोचिएगा। और हेल्थ को बनाए रखिएगा, अच्छे डाइट लीजिएगा, और फुल नींद के साथ पूरी नींद लीजिएगा, 8 घंटे 9 घंटे की सोइएगा, उसके बाद में आप पढ़िएगा बाकी टाइम। जो लोग कहते हैं कि नींद कम कर दीजिए,
4 घंटे सो के हो जाएगा, कोई भी बात नहीं है। आप पढ़िए, सोइए, आराम से नींद लीजिए, अन्य चीज़ों का कर्म करिए, जो हम मोबाइल में शॉर्ट देख लेते हैं उनको कम कर दीजिए, आपका हो जाएगा। 7 से 8 घंटे आप पढ़ लीजिए, 3 दिन आप काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर ले जाएंगे। तो बात ये होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल श्योरिटी से मिलेगा। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सहृदय बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी अच्छा करें एग्जाम में, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।